जय हिंद दोस्तों। क्लास विद गुरु जी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग चलेंगे यूपी ट्रिपल एस सी की सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसमें हमारा जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसका फर्स्ट जो चैप्टर है, जो टॉपिक हमें पढ़ना है, उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, पहले हम लोग थ्योरी कवर करेंगे, फिर बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं वो सब कवर करेंगे। तो ये वीडियो सीरीज़ 1 से 2 या 3 वीडियो में होगी, तो इन सभी वीडियो सीरीज़ को जरूर देखना। आप जो अपने एग्जाम को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, लेकिन अब ये इस टाइम पे सभ्यता नहीं है। तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब इसमें कवर करेंगे। जैसे कि रेडियो कार्बन द्वारा सिंधु सभ्यता की सबसे मान्य अवधि है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि तिथि निर्धारण करने के लिए कार्बन की किस रूप का यूज किया जाता है, तो C14। ठीक है। और इसकी सर्वमान्य अवधि क्या है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है कैसा था, वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसके पूर्व में क्या है, पश्चिम में कौन सा स्थल था और सबसे उत्तरी स्थल क्या है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलो इसके बारे में देख लेते हैं कि कार्बन 14 क्या था। कार्बन 14 जो था वो तिथि निर्धारण से संबंधित था। इसकी खोज की थी BF लिबी ने। किसने की थी? BF लिबी ने 1946 में, जो कि अमेरिका के एक रसायन शास्त्री थे। और कार्बन 14 से कैसे पता किया जाता है कि कोई भी सभ्यता कितनी प्राचीन है, तो जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। मतलब जो भी सभ्यता खोजी जाती है या जिस पदार्थ की खोज की जाती है उसमें कार्बन 14 की जितनी कम मात्रा पाई जाती है वह उतनी ही प्राचीन पाई जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो आपको बताना राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। इसके जो अलग अलग प्लेसेस आए हैं वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। सिंधु सभ्यता को आगे ऐतिहासिक कालीन सभ्यता माना जाता है और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ थे एवं भूमध्य सागरीय थे। कौन से? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल जो कि 1924 में एक उन्नत नगरीय सभ्यता की घोषणा की। तो सर जॉन मार्शल ने 1924 में एक उन्नत नगरीय सभ्यता की खोज की। अब कौन थे ये सर जॉन मार्शल? तो सर जॉन मार्शल उस टाइम के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। अब कुछ देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट स्थल, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है, तो आपको बताना है आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में पूछे कहाँ पे, तो मेरठ और नदी हिंडन नदी। तो ये आपको 2-3 बातें इसके बारे में याद रखना है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। किस उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, तो मेरठ में। और किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और सबसे उत्तरी स्थल कौन है? उत्तरी स्थल है मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे उत्तरी स्थल मांदा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद है सबसे पश्चिमी स्थल सुत कोंगेडोर। सुत कोंगेडोर ये कहाँ पे है? दास्क नदी। ये कहाँ पे है? तो ये है बलूचिस्तान में और दास्क नदी के किनारे। उसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता का, तो दैमाबाद, जो कि कहाँ पे? महाराष्ट्र में और गोदावरी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सैंधव सभ्यता यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं या इसको सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, कभी कभी इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। बात एक ही है, इसमें कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोदा गया था, तो इसलिए इसको जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके जो 6 प्रमुख स्थल थे वो कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन है, बस ये इनको देख लेना एक बार। और अब देखते हैं आगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे सीधे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए, तो आपको आंसर करना है गुजरात में। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नोट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ दिया जाता है। अगर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो राखीगढ़ी, जो कि कहाँ पे है? हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की? तो सूरजभान ने 1963 में की। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सिंधु घाटी का बंदरगाह कहाँ थे? तो लोथल और सुतकोगदा। ठीक है। ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है दोनों, लोथल भी और सुरकोतदा। इसके बाद बात करते हैं कालीबंगन, जो कि घग्गर नदी
के किनारे स्थित है, राजस्थान में है, से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग करने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो आपको बताना है कालीबंगा से, या नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा। और यहाँ से एक चीज़ और मिली है, अग्निकुंड। अग्निकुंड भी कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। उसके बाद देखते हैं स्नानागार। तो ये स्नानागार कहाँ पे मिला है, तो स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी स्नानागार। क्या था, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी ये, जिसके मध्य में एक स्नान कुंड था। और इस स्नान कुंड की कभी कभी लंबाई, चौड़ाई और गहराई पूछ देता है, तो इसकी लंबाई थी 11.88 मीटर ये लंबा था, एवं 7.01 मीटर चौड़ा था तथा 2.43 मीटर गहरा था। ठीक है, आप सभी देख रहे हैं ये वीडियो क्लास विद गुरुजी में। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि अग्निकुंड और कहाँ से मिले। तो अग्निकुंड आपके मिले हैं लोथल से, कालीबंगा से। तो लोथल से मिले हैं और कालीबंगा से। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसको हम पशुपतिनाथ मतलब मान सकते हैं कि पशुपतिनाथ की ये मूर्ति रही होगी, की मूर्ति मिली है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आपको आंसर करना है मोहनजोदड़ो से। इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान थे। जो एक सील वाले 3 मुख वाले देवता की पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, तो इसके चारों तरफ कौन कौन से देवता की फोटो थी, मतलब कौन कौन से जानवर की फोटो थी, तो आपको बताना है हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। कभी कभी आपको इन्हीं मतलब 4 में से 3 ऑप्शन दे देगा और एक डिफरेंट दे देगा कि इनमें से कौन सा नहीं था। तो ज़्यादातर गाय ज़्यादा पूछता है, इसमें ध्यान रखना कि इसमें जो है एग्जाम में ज़्यादातर गाय दे देगा कि इसमें से कौन सा जानवर नहीं था, तो उसका आंसर ज़्यादातर गाय ही देता है। तो क्या, हाथी दे देगा, गैंडा दे देगा, चीता दे देगा और गाय दे देगा। पूछेगा इसमें से कौन नहीं था। ठीक है, इसकी जो मोहर थी, नहीं, एक सील वाले 3 मुख वाले देवता की जो मूर्ति थी उसके चारों तरफ इनमें से कौन सा जानवर नहीं था, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से ही नर्तक की कांस्य की मूर्ति मिली है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो है आपको बिल्कुल रट लेना है। और लास्ट में वीडियो को मैं बताऊंगा कि आपको ये सब याद कैसे रखना है। ठीक, तो मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है नर्तक की कांस्य की मूर्ति मिली है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नर्तक की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकलन मिलता है। तो हड़प्पा की मोहरों पर क्या मिलता है, एक श्रृंगी पशु का अंकलन मिलता है। आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। और यहाँ से कहीं कहीं से मतलब आयताकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं जिस पर एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। मनके के कारखाने कहाँ पर मिले हैं, तो लोथल और कालीबंगा से। लोथल और कालीबंगा से मनके के कारखाने मिले हैं। मनके के कारखाने कहाँ से मिले हैं, लोथल और कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक, जो किधर से लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर। हम लोगों की जो लिपि है वो है मतलब देवनागरी लिपि, इसको हम बाएं से दाएं लिखते हैं और ये बिल्कुल उल्टा लिखी जाती थी। ठीक है, और नोट करने लायक यहाँ पर एक बात है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी, तो सुमेरिया की सभ्यता थी। चलिए इसके आगे देखते हैं। जैसे सिंधु घाटी के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अब आपको जाके गूगल पर सर्च करना है कि ग्रिड पद्धति क्या थी और फिर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आके। ठीक है, आगे देखिए। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े यानी घर की ओर खुलते थे। केवल लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मतलब जैसे जो मेन रोड होती थी, घरों के दरवाजे वहाँ पर ना खुल के मतलब गली में जो अंदर रोड होती थी उधर खुलते थे। अब ये क्या कर रहा था, ये यही लोग जान सकते हैं। ठीक है, और केवल एक नगर ऐसा था लोथल जिसके दरवाजे मुख्य जो सड़क थी उसकी ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल जो थी वो थी गेहूं और जौ। ठीक, ये ध्यान रखना है। और सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वनवाली से मिले हैं। तो मिट्टी से बने साक्ष्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वनवाली से मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर और लोथल से क्या मिले हैं, चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण लगाया जाता है, प्रमाण मिलता है। मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर धान की खेती होती थी क्योंकि चावल के दाने मिले हैं। चावल के साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिले हैं। चावल के जो प्रथम साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो लोथल से ही मिले हैं। आगे देखते हैं। स्वरकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं, स्वरकोटदा से और कालीबंगन से और लोथल से, 3 जगह से अस्थि पंजर मिले हैं। किसके, घोड़े के अस्थि पंजर।
फिर उसके बाद देखते हैं सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में ही थी। सिंधु सभ्यता में जो तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में ही थी। सैंधववासी यातायात के लिए 2 पहिए या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। सैंधववासी किसका प्रयोग करते थे यातायात के लिए? तो 2 पहिए या 4 पहिए वाली भैंसा गाड़ी या बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग में था। किसमें था? वर्णिक वर्ग में था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे ये बहुत ही एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको ध्यान रखना है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में आसानी हो। तो किसने कहा था? तो पिगट ने कहा था। किसको? किन 2 शहरों को? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, ये ध्यान रखना है। एक बार फिर इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ कि जो वृक्ष पूजा थी उसके साक्ष्य मिले हैं और शिव पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। स्वातिष्क का जो चिन्ह मिला है, ये जो सतिया बनाया जाता है, इसको भी हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इससे अनुमान ये लगाया जाता है कि ये लोग सूर्य की उपासना का करते थे, मतलब सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है जो स्वातिष्क के चिन्ह मिले हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों में मंदिर के अवशेष नहीं मिले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप याद रख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के नगरों में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस वीडियो खत्म नहीं होने वाली है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे अधिक प्रचलित थी। मातृ देवी की उपासना सबसे अधिक प्रचलित। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए प्रचलित था। जो एक कुबड़ वाला सांड था, जिन लोगों ने भी मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी उसमें ये दिखाया जाता है, और ये एक कुबड़ वाला सांड इन लोगों के लिए बहुत ही पवित्र था और इसको ये बहुत मानते थे, इसकी पूजा होती थी। स्त्री मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। मतलब अभी भी कहीं कहीं मातृसत्तात्मक मतलब घर के मुखिया माता होती थी, और अगर पितृसत्तात्मक परिवार है तो घर के मुखिया पिताजी होते हैं या फादर होते हैं किसी घर में। ठीक, तो ध्यान रखना, अगर मेल कोई है घर का मुखिया तो वो पितृसत्तात्मक, और फीमेल है अगर कोई घर में मालिक या मुखिया घर की तो वो मातृसत्तात्मक। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता था इसका परिवार मातृसत्तात्मक था। ठीक, सैंधववासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधववासी कैसे वस्त्रों का प्रयोग करते थे? ऊनी और सूती वस्त्रों का। ठीक है, तो गर्मियों में जो है सूती वस्त्र करते होंगे और सर्दियों में ऊनी वस्त्र। मनोरंजन के साधन क्या थे? मनोरंजन भी तो करना है, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़वाना, चौपड़ और पासा खेलना, ये सब इनके जो है मनोरंजन के साधन थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे सीधे पूछ देता है। अभी पिछली बार के पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता के लोग सामान्यतः किस मिट्टी के रंग के बनाते थे? तो लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काली मिट्टी के डिजाइन से, फिर से देखो ये पॉइंट, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे और लोहे से भी परिचित नहीं थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तब इससे ये सब आपके बाद में जो है क्लियर हो जाएंगे पॉइंट। अब इसमें देखते हैं काली बंगन के बारे में। तो काली बंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। काली बंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। खेत के जोते जाने व अग्नि पूजा के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। खेत के जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये काली बंगन से ही मिले हैं, ये ध्यान रखना आपको। और काली बंगन का मतलब क्या होता है? काली चूड़ियाँ। और खेत के जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? काली बंगन से। अभी हम लोग जो है एक एक स्थल के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा स्थल कहाँ पर है, वो होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। आगे देखते हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। मतलब सैंधव सभ्यता में पर्दा प्रथा थी, ये ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को जलाने व दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित थी। तो हमें जो हड़प्पा से वो है दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और मोहनजोदड़ो से जलाने के साक्ष्य मिले हैं। और लोथल से क्या है? लोथल व कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली हैं, मतलब 2 लोगों को एक साथ जो है दफनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो वो कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगन से। सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण जो था वो संभवतः सब लोग बाढ़, मतलब जो है अनुमान लगाते हैं कि पुरातत्वविद की बाढ़ था। ठीक है, आग में पकी ईंटों को टेराकोटा कहते हैं। आग में पकी मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं।
तो आग में जो भी मिट्टी पक जाती थी उसको टेराकोटा कहते हैं। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं अच्छा या बुरा, ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इसको अपने सभी मित्रों के पास शेयर ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, ये ध्यान रखना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो से संबंधित कोई भी सजेशन या सुझाव हो आपका तो ध्यान रखना हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी, अच्छी या बुरी, जैसी भी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो सैंडल सभ्यता के प्रमुख स्थल से कहाँ से क्या मिला है। अभी तो हमने एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, तो अब जो आगे के वीडियो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे अंदर से कि जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो उनका स्थल जो है कहाँ से क्या मिला है और किस नदी के किनारे था और किस जगह पर वर्तमान समय में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। चलते मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।